बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में तुर्की में आज मुज़ाकरात का मुसलसल दूसरा दौर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तरफ से कुछ मुतालबात रखे गए थे और उसका जवाब आज तालिबान की तरफ से क्या दिया गया है कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करते हैं। और जिस तरह से आपके इल्म में है कि भारत तो आबी जारियत का मुजाहरा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बराह रास्त लड़ने की तो उनमें जरूरत और सलाहियत नहीं है। अब उसी डगर पे चल पड़ा है अफगानिस्तान भी और दरिया कुनर को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एक डैम बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ और भी छोटे डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिसको शुरू करने जा रहा है भारत। $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान ने इसका तोड़ क्या निकाला है। इस आबी जारियत जो कि मगरब और मशरिक दोनों इतराफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल की जानी है भारत और अफगानिस्तान की तरफ से, यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इसके लिए तैयारियां करनी है और इसका मौसर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने क्या प्लानिंग की है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन। सर क्रीक से जवानी तक समुद्री हदूद का दिफा करना जानते हैं नेवल चीफ का अगले मोर्चों का दौरा और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं। मुसलसल सर क्रीक के इलाके में अल्फाज की हद तक भी, बयानात की हद तक भी जारहियत का मुजाहरा किया जा रहा है। कुछ रोज़ पहले राजनाथ सिंह की तरफ से जारहाना बयान सामने आया था और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे समुद्री मशकें भारत की तरफ से की जा रही हैं, तो उसको लेकर कुछ नोटम भी जारी किए गए हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। और साथ में कुछ पाकिस्तान ने एक जासूसी का मंसूबा है भारत की तरफ से, सर्वेलेंस के लिए एक तैयारे को भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान के मौसर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इसे जैम किया, न सिर्फ जैम किया बल्कि अपना रास्ता चेंज करके वापस जाने पर भी मजबूर किया है। अगली खबर नाज़रीन सल्लू भाई से जुड़ी हुई, और जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से उनके चाहने वाले तो हैं, लेकिन लगता यह है कि वो भाजपा सरकार को खुश करने के लिए मुतनाज़े बयान देने पर मजबूर हो चुके हैं। बलूचिस्तान को लेकर मुतनाज़े बयान सामने आया था उनका, जिसके बाद अब गोदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे इस वक्त शोर और हंगामा बरपा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और सलमान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान को एक अलग नेशन के तौर पे या तो स्लिप ऑफ टंग था या फिर डेलिब्रेटली उनकी तरफ से कोशिश थी मुतनाज़े बनाने की। बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के अंदर जारी जो एक आज़ादी की तहरीकें हैं उसको हवा देने की कोशिश की गई है और इस पर अब फाइनली पाकिस्तान की स्टेट का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो आपके साथ शेयर करते हैं और इसे रिपोर्ट भी किया जा रहा है। और आखिर में आपको बताएंगे कि वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से, अमेरिकी जरीदे की तरफ से किस तरह से एक्सपोज किया गया है उस नेक्सस को जो कि अडानी ग्रुप के दरमियान और नरेंद्र मोदी के दरमियान है, और अरबों रुपए का किस तरह से, बल्कि यूं कह लीजिए कि खरबों रुपए का टीका किस तरह से भारतीय आवाम को लगाया गया है सिर्फ गौतम अडानी को नवाजने के लिए, उनकी ग्रुप को नवाजने के लिए और उन्हें किसी भी खतरे से महफूज रखने के लिए पूरे भारत की इकोनॉमी को गैर महफूज कर दिया गया है और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से। तो नाज़रीन एक एक करके ये तमाम खबरें, ये तमाम अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो मुज़ाकराती दौर जो इस्तांबुल में जारी है, कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के दोस्त बरदर इस्लामी ममालिक की तरफ से, चाहे वो कतर हो या टर्की हो, कि किसी तरीके से इस आग को, इस चिंगारी को मजीद एस्केलेट होने से रोका जा सके, क्योंकि भारत के साथ उनकी बढ़ती हुई मोहब्बत की पींगें जो है तालिबान की, वो इस खत्ते में अमन को गैर महफूज बना रही हैं और उस अमन को वापस बहाल करने के लिए पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, दीगर ब्रदर ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में नाज़रीन पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी जारी रहा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने पर ही तवज्जो इसमें रखी गई है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात आज जारी रहने के बाद वफूद ने गुज़श्ता रोज़ 12 घंटे तक जो मुज़ाकरात किए थे, मुज़ाकरात में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो एक मुआहिदा होगा ये बहुत अहमियत का हामिल होगा इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी जो गैर कानूनी सरगर्मी है या दरअंदाजी की कोशिश है उसे बर वक्त रोका जा सके, और इसके लिए मालूमात की शेयरिंग जो है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो बहुत ही अहमियत की हामिल होगी और इसके लिए मुकम्मल तौर पर तालिबान गवर्नमेंट का या अफगान तालिबान गवर्नमेंट का ताउन इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के पास उनकी जानिब से कोई तजावीज़ अभी तक नहीं आई थी। जिस वक्त हमने गुज़श्ता रोज़ देखा मुज़ाकरात के कोई हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए दोनों ममालिक, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि एक मस्बत पेशरफ्त और मुमकिन तौर पर मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी हो जाए, क्योंकि जवाब तालिबान की तरफ से क्या आया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हतमी डोजियर का तबादला आखिरी रोज़ होगा। मीडिया पर इस हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं
نہیں ہے. آفیشلس کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ جو ریومرز ہیں اس پہ کان نہ دھریں. غلط فہمیاں پھیلانے والے جو عناصر ہیں, جو شرپسند عناصر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو. زلمے خلیلزاد کا جو حالیہ دورہ کابل ہے اس کے اندر بھی یہ خدشات موجود ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے الائنس کو یا طالبان کے الائنس کو بڑھانے کی بات کی ہو, اس پر زور دیا ہو, پاکستان کو یقین دہانیاں نہ کروانے پر زور دیا ہو. لیکن طالبان بھی انہیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ان کا اپنا مفاد, اس خطے کا مفاد, افغانستان کی عوام کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ حالات کو معمول پر لے کر آئیں اور دراندازی کی جو کوششیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اس کا مکمل سدباب یقینی بنایا جائے. تو طالبان نے قدم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہگاہوں پر پاکستان کے مطالبات کا جواب فائنلی ناظرین دے دیا ہے, اور آج کے اجلاس میں قابل تصدیق مانیٹرنگ میکنزم پر معاہدے کی امید بھی کی جا رہی ہے. تو اب دونوں ممالک اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں, افغانستان بھی اور پاکستان بھی, کہ مانیٹرنگ میکنزم جو ہے اسے مؤثر بنانا ہوگا. اور اس مثبت جواب کے بعد اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں, شاید جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں, کسی معاہدے پر دستخط ہو چکے ہوں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ معاہدہ دیر پا ہو اور اس خطے کے اندر امن لا سکے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, جو بھارت کی شرارتیں ہیں وہ اب مزید بڑھتی جا رہی ہیں. افغانستان کو ساتھ ملا کے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اب ایک ڈیم کے منصوبے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو بھارت اور افغانستان کی جارحیت کے مذموم منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے پاکستان نے چترال ڈائیورشن پروجیکٹ پر اب غور شروع کر دیا, کیونکہ پاکستان کو یقینی طور پہ اس کا سدباب تلاش کرنا ہوگا اور اس پہ کام شروع کیا گیا ہے. افغان طالبان رجیم اور بھارت کے درمیان بڑھتے تعلقات پاکستان مخالف عزائم کو واضح کرتے ہیں, اور بھارت کی جانب سے طالبان رجیم کو $1 ارب امداد کی پیشکش بھی کی گئی ہے. یعنی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیے, بڑے ڈیم بنانے میں وقت زیادہ لگے گا, کسی بھی طریقے سے مشرق اور مغرب دونوں اطراف سے پاکستان کا پانی روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے بعد پانی کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کی پالیسی واضح ہو چکی. انڈیا ٹوڈے کی 24 اکتوبر 2025 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت افغان رجیم کو مالی و تکنیکی معاونت فراہم کر کے مختلف ڈیمز تعمیر کروا رہا ہے, اور یہ تعمیر ہونے والے ڈیم جیسے کہ نغلو, درونتا, شاہتوت, شاہروس اور گمبیری اور باغدرا پاکستان کی آبی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہو سکتے ہیں. اس بھارت افغان منصوبے کا ہدف پاکستان کی آبی نظام کو مشرق اور مغرب کے اندر دونوں اطراف سے روکنا ہے. بھارت نے پہلے ہی سنتاس معاہدے کی جو خلاف ورزی کی ہے اور یک طرفہ طور پہ اس ٹریٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ مسلسل آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور حالیہ بارشوں میں, مانسون میں اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں ان کی اس وائلیشن نے بھرپور کردار ادا کیا ہے, کیونکہ ان کے اپنے بھی بہت سے لوگ اس میں مرے ہیں اور ان کے اپنے ملک میں بہت سی تباہی ہوئی ہے. لیکن بہرحال چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو مسلسل وہ شرارتوں سے باز نہیں آ رہے. عالمی عدالت انصاف کے فیصلے آنے کے باوجود, ورلڈ بینک کے آبزرویشن آنے کے باوجود وہ پاکستان کے اوپر مسلسل آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اب اس کھیل کے اندر, اس گھنونے کھیل کے اندر وہ افغانستان کو شامل کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان نے بھی اس کی تیاری کر لی ہے, جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ چترال ڈائیورشن کا منصوبہ ہے جس کے اوپر پاکستان نے کام شروع کر دیا تاکہ آبی جارحیت کو کم کیا جا سکے یا اس کا مکمل سدباب ممکن ہو سکے. اچھا ناظرین, سرکریک سے جوانی تک سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں نیول چیف کا اگلے مورچوں کا دورہ, جہاں جنگی تیاریوں کا جنہوں نے جائزہ لیا ہے. اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا, آپریشنل جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا, اور پاک میرینز میں 3 جدید ترین 2400 ٹی ڈی ہوورڈز کرافٹ کو باضابطہ طور پر شامل کر لیا گیا ہے, جو کہ پاکستان کی جو سمندری حفاظت ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل اسے قرار دیا جا رہا ہے. پاک بحریہ کی آپریشنل استعداد میں ایک اہم سنگ میل ہے یہ, اور اس سے نئے شامل ہونے والے جو ہوور کرافٹ ہیں یہ بیک وقت مختلف ماحول کے اندر مؤثر کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ساتھ میں گہرے پانی والے ریتلے اور دلدلی ساحلی علاقے بھی اس میں شامل ہیں, وہاں پہ بھی بہترین پرفارمنس ہوتی ہے ان کی. سربراہ پاک بحریہ نے افسران اور جوانوں سے خطاب کیا اور ان جدید پلیٹ فارمز کی شمولیت پاک بحریہ کے جدید خطوط پر استوار ہونے کی کاوشوں اور ملکی سمندری سرحدوں بالخصوص کریکس کے دفاع کے غیر متزلزل عزم کے اظہار کا مظہر ہے. اس موقع پر انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے. تو ہم یقین رکھتے ہیں اپنی افواج کے اوپر, ان کے دفاع کے اوپر اور ان کی صلاحیتوں کے اوپر. دوسری طرف جو جنگی جنون ہے بھارت کا, وہ تو تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اس سے متعلق بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان نے اب ایک نوٹیفیکیشن بھی ناظرین جاری کیا ہے کہ اس میں اپنی بستی اور جنوبی فضائی حدود جو ہیں اس کے ساتھ متعدد ہوائی ٹریفک کے راستوں کو ممکنہ طور پر فوجی مشق یا ہتھیاروں کے ٹیسٹ کے لیے محدود کر دیا گیا ہے, اور کسی قسم کی جو سرحد پار سے ہونے والی چاہے وہ مشقیں ہوں یا تیراندازی ہو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس میں یہ بھی نوٹیفیکیشن میں تحریر کیا گیا, کیونکہ بھارت سرحد پار اپنی سیفری کی مشقوں کی تیاری کر رہا ہے اور اس کا جواب
जवाब देने के लिए पाकिस्तान मौसर कार्रवाई जारी रखे हुए है। जासूसी का मंसूबा कैसे नाकाम बना है ये आपको बाद में बताते हैं, लेकिन भारत का जंगी जुनून जो है वो नाज़रीन मुसलसल जारी है। भारत की त्रिशूल ये बड़ी फौजी मशक है और ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 के दरमियान होगी। पाकिस्तान के सरहदी जो इलाके हैं मगरबी महाज, यहाँ पर इन मशकों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि वो पता भी लगा सकें कि पाकिस्तान कैसी तैयारी कर रहा है और उन्हें पाकिस्तान को किसी किस्म की जारहियत का निशाना बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा। तो ये जो भारत ने त्रिशूल नामी 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मुश्तरका फौजी मशक है, इसका ऐलान कर दिया है। और इस मशक का जो मकसद है तीनों अफवाज की मुश्तरका कार्रवाइयों यानी कि जॉइंट ऑपरेशन और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर जंगी तैयारी को यकीनी बनाना है। भारत के वजारत दिफा के मुताबिक ये मशक मतनू और दुश्वार इलाकों में ऑपरेशंस की मशक करेंगी और इसका जो मखसूस इलाका है वो 28,000 फुट तक महदूद किया गया है। ये गैर मामूली पैमाने पर होने वाली बड़ी मशक है नाज़रीन, और ये भारत के हालिया बरसों की सबसे बड़ी मशक इसको करार दिया जा रहा है। कार्रवाइयाँ मतनू इलाकों में होंगी जिनमें शामिल हैं क्रीक और रेगिस्तानी इलाके जिसमें ज़मीनी ऑपरेशंस भी होंगे, और शुवाट्रा के साहिली इलाकों में बहरी और एम्बिफियस मशकें भी की जाएंगी। इंटेलिजेंस, निगरानी और रेकी ऑपरेशंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सलाहियतों की मशक का मुजाहरा भी इसमें किया जाएगा। जबकि वजारत दिफा के मुताबिक जब पूरा मुल्क दिवाली मना रहा था तो साउदर्न कमांड के सिपाही सरहदी इलाकों में तैनात थे और त्रिशूल की तैयारियों में मसरूफ थे। तो वो जो एक सटपटाहट है, वो तिलमिलाहट है या घबराहट है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। यूपी बिहार के इलेक्शन भी सर पर आ चुके हैं, तो अब यूँ कह लीजिए कि वक्त बहुत कम है मोदी सरकार के पास, भाजपा सरकार के पास अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि लोग हो चुके हैं बदजन। शर्मिंदगी और एक एम्बैरसमेंट का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कि इस वक्त दरपेश है भाजपा सरकार को, बीजेपी को, और उससे निकलने के लिए वो इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। मुसलसल हथियार खरीद रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको जो खबर दी थी 79,000 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई है मरकज़ की तरफ से, जिसमें वो आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को अपग्रेड करेंगे। लेकिन ये सारी कोशिशें उस वक्त नाकाम साबित होती हैं जब पाकिस्तान का सामना इनको होता है। पाकिस्तान ने किस तरह से इनको चारों शाने चित किया, ज़रा सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों का मुजाहरा उस वक्त किया जब भारतीय फिजाया का एक तैयारा अबुधाबी से भारत जाते हुए कराची के करीब अपनी निगरानी के निजाम यानी कि सर्वेलेंस सिस्टम को फाल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही पाकिस्तान को पता लग गया, क्योंकि पाकिस्तान के शाहीन या पाकिस्तान के मारखोर जो हैं वो 24 घंटे चौकन्ना बैठे हैं। तो इस मौके पर नाज़रीन पाक फिज़ा के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने जो यूनिट्स थे वहां पर मौजूद, उन्होंने मुबैना तौर पर इसके सिस्टम्स को जैम कर दिया और इसके ट्रांसपॉन्डर्स को गुमराह किया और इसके इलेक्ट्रॉनिक मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। तो जवाबी कार्रवाई से मगलूब होकर भारतीय तैयारे को अमरेली के जनूब की तरफ वापस लौटने पर मजबूर किया, बजाय इसके कि वो भारतीय फिजाई हदूद भुज के करीब दोबारा दाखिल होता। इस वाक़े को पाकिस्तान की बढ़तरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों का सबूत करार दिया जा रहा है। तो ये होती हैं वो सलाहियतें जिन्हें मनवाने की या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोपेगेंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब जो शरारत करेंगे पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। अच्छा, आगे बढ़ते नाज़रीन। और सल्लू भाई जो है वो कुछ आपे से बाहर हो गए, या तो वो किसी ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में थे या ये स्लिप ऑफ टंग था। हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत से चाहने वाले हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं मुसलसल बॉलीवुड के अंदर भी भाजपा सरकार को खुश करने का, उनका मीडिया, उनकी सीरीज, उनकी मूवीज, इस वक्त हर चीज़ के ऊपर एक नफरत और तासुब की तह जमी भी दिखाई देती है। और लगता ये है, खदशा ये है कि सल्लू भाई भी इसी कोशिश में मारे गए हैं और वो बलूचिस्तान को एक अलहदा नेशन के तौर पे पेश कर रहे थे। गुफ्तगू आपने उनकी पहले भी सुनी है जिसमें दुबई के अंदर ये तकरीब हो रही थी, उसमें सलमान खान और आमिर खान भी मौजूद हैं और शाहरुख खान भी वहीं पर उसी तकरीब का हिस्सा हैं, स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें सलमान खान ने कहा कि जी बहुत से लोग, बहुत से ममालिक के लोग आके भारत में सर्व करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के लोग, जैसे कि अफगानिस्तान के लोग, जैसे कि पाकिस्तान के लोग। तो उन्होंने शो या प्रिटेंड करने की ये कोशिश की है कि जैसे बलूचिस्तान कोई अलहदा मुल्क है, हालांकि उनको पता होना चाहिए, इतने तो वो पढ़े लिखे हैं, और अगर नहीं है तो जान लीजिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम सूबा है। पाकिस्तान उसे अपने दिल के बहुत करीब समझता है, बाकी तमाम सूबों की तरह, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो या वो खैबर पख्तूनख्वा हो। हम एक मुल्क हैं, एक जान है, एक शनाख्त हैं। और अगर हमारी तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो चाहे वो हमारा जितना भी हर दिल अजीज़ क्यों ना हो,
उसके साथ वही सलूक होगा जो पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने किया है। और सलमान खान की इस ओछी हरकत के ऊपर, जिसके ऊपर यकीनी तौर पर अगर उनसे गलती हुई है तो उन्हें इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, इसकी वजाहत देनी चाहिए, वरना पाकिस्तान की रियासत ने उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है, ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अगली खबर जो है वो ये है कि नई दिल्ली में वॉशिंगटन पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक्सपोज किया गया है नेक्सस को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है भारतीय आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे को। खबर क्या है, वॉशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट में नाज़रीन इल्जाम आयद किया गया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत और सनतकार गौतम अडानी के ग्रुप के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं, जिन्होंने भारत के मालियाती और सियासी निज़ाम में बदगुमानी को मजीद गहरा कर दिया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मुबैना तौर पर अरबों डॉलर के अवामी फंड्स अडानी ग्रुप के कारोबार को बचाने के लिए मुंतकिल किए, जो बढ़ते हुए कर्जों और नकदी के बहरान का शिकार थे। रवां साल मई में तकरीबन 3.9 अरब डॉलर, तकरीबन 1.08 खरब भारतीय रुपए बनते हैं, और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC से अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाए गए हैं। मामला यहां पर रुकता नहीं है, ये इकदाम जो है मुबैना तौर पर इस ग्रुप की माली हालत को संभालने के लिए किया गया, क्योंकि इसके कर्जों में इजाफे से मुतल्लिक खदशात बढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी तो हैं ही रेस्क्यू करने के लिए अडानी ग्रुप को, तो फौरन पहुंचे अपनी दोस्त की मदद के लिए, चाहे मुल्क की जो इकॉनमी है उसका बेड़ा गर्क हो जाए। वहां पे बिलियन ऑफ पीपल आर लिविंग इन द पॉवर्टी ओवर देयर, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मोदी जी को अगर परवाह है तो बिलियनियर्स की, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो या कोई और बिजनेस टाइकून हो, उसको रेस्क्यू करने तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक आम भारतीय की जो हालत ज़ार है उसकी मोदी जी को कोई परवाह नहीं है। उन्हें गर्ज है तो सिर्फ अपने वोट बैंक से बड़े बड़े जलसे करके अपने ऊपर फूल फेंकवा सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी माली मावनत कर सकते हैं, लेकिन एक आम भारतीय जितना मर्जी गरीब हो जाए, उसके पास 2 वक्त खाने की रोटी ना हो, उसकी मोदी जी को कोई परवाह नहीं है। तो इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अडानी पोर्ट्स की ज़ैली कंपनी ने $585 मिलियन के बॉन्ड्स जारी किए, जिन्हें LIC जो कि एक सरकारी इंश्योरेंस इदारा है, लाखों भारतीय शहरियों की जमा पूंजी रखता है, इन्हें खरीद लिया। और तज्ज़ियाकारों ने इस लेन देन को अवामी वसाइल की गलत इस्तेमाल की वाज़ेह मिसाल करार दिया, जिसका मकसद सियासी तौर पर मुंसलिक कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। तो नाज़रीन, ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ना ही आखिरी बार होगा। भारतीयों को सोचना होगा कि उन्होंने एक ऐसे शख्स के अपने हाथ में भाग दौड़ दे रखी है, अपनी किस्मतें दे रखी हैं, जो कि अपने मुल्क का सगा भी नहीं है, तो उनका क्या होगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।